नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहाँ। मैं आपको आज अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास का दूसरा चरण बताऊंगी। और दूसरे चरण में हमने बात की थी ग्रोसियस के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास किस तरह से हुआ, इस बात को मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े विद्वान रहे और इनका संबंध हॉलैंड देश से था। और हॉलैंड और स्पेन के बीच में जो युद्ध चले, उस युद्ध की प्रक्रिया से ग्रोसियस बहुत प्रभावित हुए और अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद ग्रोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताई, जिनको हम इन पॉइंटों के माध्यम से इसमें इन पॉइंटों के माध्यम से आपको स्पष्ट करूंगी। ये जो पॉइंट है इसमें जो प्रकृतिवादी जो स्कूल या पद्धति रही, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो प्राकृतिक कानून थे वही प्राकृतिक कानून राष्ट्रों के लिए भी रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहे। जब राष्ट्रों के लिए ये प्राकृतिक कानून थे तो उन्होंने नागरिकों को, व्यक्तियों को नियंत्रित और संचालित करने का काम किया। और जब यही प्राकृतिक नियम जब राष्ट्रों पर लागू हुए तो उन्होंने राष्ट्रों को एक परिवार के रूप में बांधकर, परिवार के रूप में संजोकर, परिवार के रूप में परिभाषित करके स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने यही बताया कि जितने भी राष्ट्र हैं, जिस तरह से परिवार में सारे सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कोई उसमें संप्रभु नहीं होता, सब एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं। ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्र हैं वो परिवार के रूप में या परिवार की संप्रभुता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ग्रोसियस के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्कूल या पद्धति आई वो थी प्रकृतिवाद। और उसके बाद जो दूसरी पद्धति आई वो है प्रत्यक्षवादी पद्धति। प्रत्यक्षवादी पद्धति के जो प्रणेता थे, विद्वान थे, अंतर्राष्ट्रीय लेखक जो रहे, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रकृतिवादी सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राकृतिक नियम राष्ट्रों को नियंत्रित और संचालित और संयमित रखने का काम करेंगे, उन्होंने कहा ये बात कतई सही नहीं। जो दूसरी थ्योरी प्रत्यक्षवादी है, उनका ये कहना है कि जो संधि और समझौते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य होते हैं वो लिखित प्रलेख होता है और वही संधि समझौते अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इन दोनों पद्धतियों से पूरी तरह से प्रभावित रहे ग्रोसियस। और ग्रोसियस ने यह कहा कि हम इन दोनों में से, जैसे कि प्रकृतिवादी ने प्रत्यक्षवादी को नकारा और प्रत्यक्षवादी ने प्रकृतिवादी को नकारा और प्रकृतिवादी प्रत्यक्षवादी को नकारती रही। लेकिन ग्रोसियस ने क्या किया, प्राकृतिक एवं प्रत्यक्षवादी दोनों बातों को उन्होंने अपने अध्ययन सामग्री में सम्मिलित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को बताने का प्रयास किया। उन्होंने ये कहा, यह सारी घटना में आपको 17वीं शताब्दी खत्म हो रही, 18वीं शताब्दी खत्म हो रही थी और 19वीं शताब्दी लग रही थी, उस दौरान की घटनाएं हैं। तो ग्रोसियस ने यह बताया कि जो प्रकृतिवादी सिद्धांत है और प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है, यानी जब राष्ट्रों में सामान्य संबंध होते हैं तो वो अपने आप संयमित रहते हैं, और जहां कहीं युद्ध या अंगारी उदाहरण आ जाए तो वहां संधि समझौते काम करेंगे। यानी दोनों प्रक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में उन्होंने स्थान दिया। तो ये जो घटना घटित हुई, इस घटना के बाद हम जो बात कर रहे हैं वो आगे 1815 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून में, उन बातों को ले ले, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है ये 18वीं शताब्दी के अंत के घटनाक्रम माने जाते हैं। और यहाँ से हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। तो 19वीं शताब्दी में
बेसिकली अगर हम पुस्तकों में पढ़ें या नेट पे आप मैटर देखेंगे तो उसमें यह है कि 1815 के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या क्या चीज़ें मुख्यतः आई। उन मुख्य चीज़ों में सबसे पहली जो घटना है, जो अब बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी, और हम यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी पढ़ रहे हैं, और वो है वियना कांग्रेस। यानी 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना की गई, और इस स्थापना में यूरोपियन राष्ट्रों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सभा का गठन किया, और अंतर्राष्ट्रीय सभा का गठन करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, राजदूतों के वर्गीकरण आदि विषय पर उन्होंने प्रलेखों के माध्यम से इस प्रलेख के माध्यम से ये बात स्पष्ट की। दूसरा घटनाक्रम आ जाता है 1856 में, और जिसे हम पेरिस घोषणा पत्र या पेरिस की घोषणा पत्र के नाम से संबोधित करते हैं। इस पेरिस घोषणा पत्र के माध्यम से कुछ बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। वो है जब समुद्र में युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध के नियम क्या रहे, क्या खुले समुद्र में किसका अधिकार होगा, प्रादेशिक समुद्र किसे कहा जाएगा, स्थानीय समुद्र किसे कहा जाएगा आदि। इन सारी चीज़ों पर लिखित प्रलेख घोषणा पत्र तैयार हुआ, और पेरिस में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, और राष्ट्रों ने इस पर एक मत होकर इस पर हस्ताक्षर किए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास का हिस्सा बना। इसकी एक तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो 1864 में हुई, जिसे हम जिनेवा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जिनेवा सम्मेलन में एक प्रतिज्ञा एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि स्थल युद्ध में घायल या बीमार सैनिकों के विषय में कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, और इन नियमों को लागू भी किया गया, और जो बीमार सैनिक हैं उन बीमार सैनिकों को क्या सुविधाएं दी जाएं, और ये जो लिखित प्रलेख था वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कहलाता है, ये जिनेवा सम्मेलन। और आज भी आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित होती है तो सामान्यतः वियना कांग्रेस और जिनेवा सम्मेलन इसका रेफरेंस जरूर दिया जाता है। इनकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण रही है। मैं अगली बात कर लूँ हैग सम्मेलन जो 1807 से, मैं छोटा सा करेक्शन कर देती हूँ यहाँ, 1809 से 1907, यानी ये दो सम्मेलन हैग में बुलाए गए 1809 और 1907 में। ये जो सम्मेलन हुए इस सम्मेलन में, यानी पहला जो सम्मेलन हुआ 1899 में जो पहला सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन उस हैग सम्मेलन में जो शस्त्रों की मारक क्षमता है उस पर विचार किया गया, और दूसरे हैग सम्मेलन में 13 राष्ट्रों ने अपनी सहमति दर्ज की, और जो दूसरा सम्मेलन है उसमें गैर सुरक्षित इलाके में बमबारी न करना, जो नागरिक हैं उन नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से की जाए, पंच निर्णय और स्थायी न्यायालय की स्थापना, ये 1907 के हैग सम्मेलन में किए गए। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हैं हैग सम्मेलन का, एक 1899 में और दूसरा 1907 में। 1907 में जो हुआ उसमें 13 राष्ट्रों की एक साथ सहमति थी।
फिर आ जाता है अगला लोकानो संधि। लोकानो संधि 1925 में की गई, और 1925 में जब ये संधि की गई तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने जिन चीज़ों पर अपनी सहमति दर्ज की वो है दूसरे राज्य के क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन न हो, संधि करने वाले राष्ट्रों को संधि करने वाले राष्ट्र इस क्षेत्रीय अखंडता की उल्लंघना अगर करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो। ये लोकानो संधि 1925 में हुई, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास में इसके योगदान को हम देखते हैं। इसमें जिनेवा सम्मेलन 1864 में हुआ है, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। एक और जिनेवा सम्मेलन 1929 यानी 1929 में आयोजित किया गया। इसमें उस समय 47 राज्यों ने भाग लिया। इसमें युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार, युद्ध भूमि में बीमारी और घायलों की सुरक्षा के संबंध में कानून बनाए गए, और 47 देशों ने इस पर अपनी सहमति जताई। इसमें युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के साथ साथ जो घायल सैनिक हैं उनकी तीमारदारी करने वाली डॉक्टर टीम या डॉक्टर इकाई के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, ये जिनेवा समझौते में 1929 में लिया गया, जो एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और उसके बाद मैं अगले अपनी बात पर आ जाऊं, वो है 1945। 1945 में हम जानते हैं कि यूएनओ का उदय हुआ, और यूएनओ के उदय के साथ साथ उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुरक्षित रखने के लिए की गई, जिसे मैं आगे भी आपको बता चुकी हूँ, और आने वाली कड़ी में भी हम इसे पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, और जो यूएनओ के उदय के साथ अटैच हो जाती है। और 1945 के बाद 1946 से लेकर आज वर्तमान तक ले लें कि इस दौरान बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं घटित हुई, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक परिपेक्ष को दर्शाती हैं। इसमें हम ले लें 1958 का जिनेवा समुद्री कानून अधिनियम, इसके अलावा 1961 का राजनयिक संबंधों में वियना अभिसमय, संधियों के कानून का वियना अभिसमय 1969, 1971 का जीवाणु और जहरीले शस्त्रों के विकास का निषेध करने के संबंध में बनाया गया अधिनियम, 1973 में जाति भेद को रोकने के लिए बनाया गया अधिनियम, 1973 में ही महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को हटाने के लिए बनाया गया अधिनियम, 1982 में समुद्री विधि और संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, 1986 में राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संधियों का कानून, 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के गैर नौकायन उपयोग के अभिसमय आदि सम्मिलित हैं। अर्थात मैं संक्षिप्त अर्थ में लूँ कि 1946 के बाद 1958, 1969, 1973, 1986, 1997 आदि, ये सारे घटनाक्रम जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास को दर्शाते हैं। मैं अपनी बात को यहीं आज विराम देना चाहूँगी। इस विराम से पहले थोड़ा सा बता दूँ कि ग्रोशियस के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को हमने 3 पद्धतियों में बांटा। पहला प्रकृतिवादी, दूसरा प्रत्यक्षवादी और तीसरा ग्रोशियसवादी।
और गुरु शिष्यवादी के बाद हमने जो विभिन्न सम्मेलन, समझौते, सम्मेलन अधिसमय हुए उनके बारे में आपको ले लें। इसमें 1815 के बाद में वियना कांग्रेस है, पेरिस सम्मेलन है, जेनेवा सम्मेलन, हेग सम्मेलन, लोकानो, जेनेवा समझौता, यूएनओ और यूएनओ के बाद लगातार होने वाली संधियां, समझौते, सम्मेलन, अधिसमय, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐतिहासिक विकास को दर्शाती हैं। अतः ये मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। आगे की क्लास में मैं आपको तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।